हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के कुछ 3 और 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ पर है, सबसे पहले ये समझना है। तो यह है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल हैं इसमें। भरमौर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो इस प्रकार है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र की जलवायु कठोर है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ संसाधन बहुत कम है, संसाधनों की यहाँ पर कमी है। तीसरा है कि पर्यावरण भंगुर है और कमज़ोर है, तो ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्य क्षेत्र नियोजन में पिछड़े क्षेत्रों के लिए क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, स्पष्ट कीजिए या बताइए। तो भारत में जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों के भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीकी और निवेश की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए भारत में कई कार्यक्रम योजना आयोग के द्वारा शुरू किए गए हैं। वो इस तरह से हैं कि कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास के क्या सुझाव दिए गए हैं या क्या उपाय किए गए हैं, यह आपको बताना है। तो राष्ट्रीय समिति ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई सुझाव दिए हैं। इनमें सबसे पहला है कि सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं, सबको समानता का अवसर मिले। स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास होना चाहिए। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना चाहिए, यानी कि जो सिर्फ जीविका के लिए खाने पीने की चीज़ों के अलावा बिजनेस वाली चीज़ें भी आगे बढ़ानी चाहिए। चौथा है पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना। और पांचवा पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र से क्या अभिप्राय है या इससे आप क्या समझते हैं। इस क्षेत्र की स्थिति तथा विस्तार को समझाना है या बताना है। तो इंदिरा गांधी नहर थार जो राजस्थान में है मरुस्थल के विकास के लिए बनाई गई है। यह संसार के बहुत बड़े नगर तंत्रों में से एक है। इस नहर का कमांड क्षेत्र राजस्थान के थार मरुस्थल के उत्तर पश्चिम भाग में श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तथा चूरू जिलों में स्थित है। यह पाकिस्तान की सीमा रेखा के साथ ही फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताओं, मतलब समानता नहीं है विषमता है, कि प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं साफ झलकती हैं। इसकी प्रमुख विशेषता इस तरह से हैं कि आंतरिक भागों की तुलना में तटीय प्रदेश अधिक निर्धन है। व्यापारिक कृषि के क्षेत्र में विकास अत्यधिक व्यापक है। पंजाब व केरल के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में विषमता कम है। जनजातीय क्षेत्र अभी भी कम विकसित हैं। भौतिक बाधाओं जैसे शुष्क जलवायु, ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय व पठारी भूमि तथा बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र आदि भी पिछड़े हुए हैं। और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग क्षेत्रों में साक्षरता दर में भी काफ़ी
विषमताएं हैं, भिन्नताएं हैं और स्त्रियों की साक्षरता दर में भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने कौन सी बातों का ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव दिए। यहाँ आपसे कुछ बिंदु के बारे में पूछा जाता है, यहाँ 6 बिंदुओं का वर्णन करना है। तो ये सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली अथवा साधन संपन्न व्यक्ति नहीं होने चाहिए। स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास होना चाहिए। जीविका निर्वाह को निवेश मुखी बनाना चाहिए। अंततः प्रादेशिक व्यापार के पिछड़े क्षेत्रों का शोषण नहीं होना चाहिए और पिछड़े क्षेत्रों में बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना चाहिए और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। ये प्रश्न पहले भी आया था और इस तरह से भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का 2 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। तो एक ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति को प्रभावित किए बिना। सतत पोषणीय का अर्थ समझना है तो सतत पोषणीय का मतलब यही है कि एक ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र देश का सबसे बड़ा नहर तंत्र है। यह नहर पंजाब के हरीके बांध से निकलकर राजस्थान के थार मरुस्थल में पाकिस्तान सीमा के समानांतर मतलब बराबर लगभग 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार में बोए गए क्षेत्र के विस्तार हुआ है और सिंचाई से गहन कृषि संभव हुई है। यहाँ की पारंपरिक फसलों जैसे चना, बाजरा व ज्वार का स्थान अब किसने ले लिया है? गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की शुष्क यानी सूखी भूमियों में इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के शुरू होने से इस प्रदेश की पर्यावरणीय दशाओं पर किस प्रकार सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़े हैं स्पष्ट करना है, बताना है कोई 3 बिंदुओं के माध्यम से। तो पहला है कि इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के प्रसार से राजस्थान के शुष्क यानी सूखा क्षेत्र की पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया है, मतलब बदल दिया है। लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने के और कमान क्षेत्र विकास अधीन शुरू किए गए वनीकरण यानी वनों का उपयोग किया है और पेड़ पौधे लगाए गए और चारागाह विकास कार्यक्रमों से यहाँ भूमि हरी भरी हो गई है। तीसरा है कि भूमि हरी भरी होने से वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में वायु निक्षेप की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई है। वायु अपर्दन का मतलब है कि राजस्थान में हवा के साथ जो रेत के टीले हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर नमी होती है तो ये इस तरह की चीज़ों में कमी आई है। इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार में बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ है और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। पहले कहीं कहीं ही फसलें होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उनके स्थलाकृति पारिस्थितिकीय सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये एक कथन दिया गया है, इस कथन की पुष्टि उपयुक्त व्याख्या सहित कीजिए। तो इसको आपको बताना है। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया था 1981 में। पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है, जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। ऐसे सभी को शामिल किया गया। तीसरा है कि पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति के अनेक बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव दिए गए। पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक पारिस्थितिकीय
सामाजिक और आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। यह कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्र में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। इस कथन की उपयुक्त तथ्यों सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ इस तरह से एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना, सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास पर बल देना चाहिए और सूखा संभावित क्षेत्र के आधारभूत यानी बेसिक ग्रामीण ढांचा जैसे विद्युत, सड़क, बाजार, ऋण और सुविधाओं और सेवाओं पर बल दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों के विकास की रणनीति में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाकर पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनः स्थापित किया जाना शामिल है। अगला प्रश्न है 11वां कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक इन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए या बताइए। तो जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन या पालन करना चाहिए जिससे फसल संरक्षण, सिंचाई व चारागाह विकास की व्यवस्था की जा सके। दूसरा है कि सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोना चाहिए। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतल और वाड़ाबंदी पद्धति प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जाए ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके। पक्का करेंगे तो मिट्टी में पानी नहीं जाएगा। जलाकांतरा एवं लवण से प्राप्त भूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। वनीकरण, वृक्षारोपणों की रक्षण मेखला का निर्माण, रक्षण मेखला मतलब एक साइज में एक लाइन में पेड़ों को लगाना और चारागाह विकास परितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजन के 2 उपागमों का वर्णन कीजिए। हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के अंतर्गत अवसंरचना के विकास में 3 महत्वपूर्ण योगदान तथा किन्हीं 3 सामाजिक लाभों की उपलब्धि को बताइए। तो यह नियोजन के 2 उपागम है, एक है खंडीय नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना है। और प्रादेशिक नियोजन इसका उद्देश्य विकास के संदर्भ में प्रादेशिक असमानता को दूर करना है। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। विकास का यह असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाएं तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाएं। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के अंतर्गत अवसंरचना के विकास में जो योगदान दिया है वो इस तरह से है कि विद्यालयों की स्थापना तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, पेयजल, पीने योग्य पानी तथा विद्युत की व्यवस्था करना, सड़कों और संचार के साधनों का विकास करना। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के अंतर्गत सामाजिक लाभों की उपलब्धियां जो हैं वो इस तरह से हैं कि साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है, लिंग अनुपात में सुधार हुआ है और बाल विवाह की घटनाओं में कमी आई है। तो आज हमने जो प्रश्न उत्तर आपके सामने लाए और बात किया है, आशा है ये आपको पसंद आएंगे और
इनको पढ़कर आप परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।